हाँ जी बेटा। सो कलेक्टिव मॉडल के बारे में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि कलेक्टिव मॉडल जो और शेल मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि शेल मॉडल स्ट्रक्चर में आप लास्ट वैलेंस न्यूक्लियर की बात करते हैं और कलेक्टिव मॉडल में आप न्यूक्लियर ऑल दी न्यूक्लियस को लेके चलते हैं कि आप कोर को भी इंक्लूड करते हैं यहाँ पे, नॉट ओनली दी वैलेंस न्यूक्लियस। सबसे पहले बात करेंगे रोटेशनल मोड। सो सेमी पेरिकल इसके बारे में लिखा हुआ है। सो इसमें सेमी पेरिकल का मतलब होता है कि आपके पास कुछ पैरामीटर अवेलेबल है, कुछ आपने फिट करने होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सेमी पेरिकल फार्मूला। मतलब आप ओरिजिनल को रिप्रोड्यूस करने की यहाँ पे बात कर रही है। So behavior of the excitation of even nuclei in the rare earth region provides an indication of the collective nature of the motion of nucleus in the nucleus, especially at the lower energies of the excitation. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम स्टडी करने की बात करते हैं, जैसे 100 मास रीजन है, तो 100 मास रीजन में अगर हम जाने की बात करेंगे तो वहां पे न्यूक्लियस जो होता है मोस्टली स्फेरिकल होता है, नियरली स्फेरिकल, जिसको मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आपके पास 50 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ऑलमोस्ट आपके पास 50-50 रहेंगे। तो उस केस में हमारे पास जो शेप होती है न्यूक्लियस की, बिकॉज मैजिक नंबर के पास है तो ऑलमोस्ट स्फेरिकल आएगी। लेकिन जैसे ही हम रेयर अर्थ न्यूक्लिया की तरफ जाते हैं, जिसमें मास रीजन जिसको हम 160 बोलते हैं, वहां पे आपके पास क्या रहेगा, न्यूक्लियस जो है स्फेरिकल नहीं रहेगा, डिफॉर्म्ड हो जाएगा। उसकी जो शेप है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा पड़ने की वजह से आपके पास जो शेप होगी वो एज सच डिफॉर्म्ड हो जाएगी। ठीक है जी। सो वी शो दैट एज फिगर भी काफी सारी दे रखी है, एक्सपेरिमेंटल एक्साइटेशन लेवल रेंजेस ऑफ फ्यू टिपिकल इवन न्यूक्लियस। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि इवन न्यूक्लियस में जो ग्राउंड स्टेट होगी वो 0+ होगी। Please take care of all this stuff. It is interesting to note that empirically the energies of many of the excited states are related to the total angular momentum by the proximate relation. ठीक है जी। प्रॉक्सिमेट रिलेशन दे रखा है, दैट इज I × I+1। तो आपके पास काफी सारी एक्साइटेड स्टेट्स दे रखी है फॉर को, जैसे ये टंगस्टन दे रखा है, मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। ये और स्क्रीन आपके पास अवेलेबल रहेगा। जैसे यहाँ पे टंगस्टन दे रखा है, टंगस्टन 172 इसका मास नंबर है, 74 है। इस तरह की आपके पास ऑक्साइडेड स्टेट्स न्यूक्लियस के हर एक न्यूक्लियस के अंदर होती है बेटा। जब हम तब पता चलेगा जब हम उसको ऑक्साइड करेंगे, ऑक्साइडेड स्टेट से न्यूक्लियस डिके करेगा तो वहां से गामा निकलेगी। गामा को डिटेक्ट करके पता चल जाता है कि कितनी एनर्जी की गामा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल से डिफरेंस हम निकाल के उसको चेक कर सकते हैं। पोलराइजेशन डीसीओ एनालिसिस, आईपी डीसीओ एनालिसिस से ये 0+2+4+ एड उसकी एनर्जी वगैरह अब गामा रे की एनर्जी से निकाल के इसको लेवल स्कीम को बना के हम स्टडी करते हैं। तो ऐसी इसकी टर्मिनोलॉजी होती है न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टडी करने के लिए। जैसे ये टर्बियम हो गया, उसमें भी आपके पास ऐसे लेवल स्ट्रक्चर आ रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 0+2+4+ ये आपकी रोटेशनल स्टेट्स है। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका एनर्जी डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। दिस इज कॉल्ड I × I+1 अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। ये प्लूटोनियम है बेटा, PU 238 है। उसमें सीरियम हो गया 0+2+4+ एंड 6+। ऐसे आपके पास न्यूक्लियर आएंगे। ये हैवी न्यूक्लियर आगे। इसमें ये वाला मास रीजन कौन सा है, इसी 160 मास रीजन। ये हो गया 250 मास रीजन और 240 मास रीजन के राउंड आपके ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें आपके ये वाला क्या है, ये डिके का पार्ट है, अल्फा डिके। मतलब कोई भी न्यूक्लियस जो अल्फा डिके करके नीचे की तरफ आ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला न्यूक्लियस बनेगा। तो उसकी जो डिके स्कीम्स है ये दे रखी है। जो प्लूटोनियम की लेवल्स है वो दिखा रखे हैं कि उसको उन्होंने लेवल पे डिके करेगा, कौन सी एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ये वाला रोटेशनल स्पेक्ट्रम है बेटा। ये डिके स्पेक्ट्रम है, इसको प्लीज डिफरेंशिएट कर लीजिए। ये डिके स्पेक्ट्रम है, ये आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रम है। इसमें न्यूक्लियस को एक्साइट करना पड़ेगा, इसमें न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली डिके करेगा। ये रेडियो एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है बेटा। उसके बाद ये वाली भी स्ट्रक्चर दे रखी है बेटा, फ्रॉम एक्साइटेशन। ये एक्साइटेशन का स्पेक्ट्रम है जब आप न्यूक्लियस को हायर एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं बाय यूजिंग हेवी आयन फ्यूजन, इवेपोरेशन, रिएक्शन और समथिंग लाइक दैट, या कूलेंट एक्साइटेशन से आप उसको एक्साइट करने की बात करते हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उसके न्यूक्लियस जो है हायर स्टेट में चले जाएंगे। जब वो वापस डिके करेंगे तभी आपके पास ऐसा स्पेक्ट्रम आता है। इस जो गामा रेज होती है वो मिट होती है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास स्पेक्ट्रम आए। ठीक है। ये वाला आपके पास क्या रहेगा, एक्साइटेड स्टेट्स रहेगी। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास बीटा डिके स्पेक्ट्रम भी आएगा, रेडियो एक्टिविटी का स्पेक्ट्रम भी आएगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उतना ही है। एक्सपेरिमेंटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ सम ऑफ द स्फेरॉइडल न्यूक्लियाई। स्फेरॉइडल है, याद रखिए ये स्फेरिकल नहीं है, स्फेरॉइडल है। सो अलॉन्ग विद देयर स्पिन्स एंड पैरिटी। स्पिन क्या होगी बेटा, इसमें दे रखा है जैसे स्पिन होगी 2, पैरिटी होगी पॉजिटिव।
सो फ्रॉम एक्साइटेशन एक्सपेरिमेंट्स एक्साइटेशन है, आप उसको एक्साइट करेंगे, फ्यूजन वाइब्रेशन रिएक्शंस होंगे, कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा, हायर एक्साइटेड स्टेट्स पॉपुलेट होगी, उसके बाद से आपका ये वाले स्पेक्ट्रम मिलेंगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल्स की बनाएंगे, तो इसमें काफी टाइम लग जाता है बेटा, काफी लेबरस काम होता है। बिग बीटा के न्यूक्लियर फिजिक्स इज लेबरस, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको काफी सारा लेबर करनी पड़ेगी, इसी वजह से ये काफी ज्यादा टफ फील्ड हो जाता है। सो फ्रॉम अल्फा डिके में भी ये वाला स्पेक्ट्रम बी वाला दे रखा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सी है फ्रॉम द बीटा डिके एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा डिके या बीटा डिके वो डिके स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, इसको डिके स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोला जाता है। एक्साइटेशन जो होती है इसको न्यूक्लियर स्ट्रक्चर फिजिक्स भी बोलते हैं मोस्टली, ठीक है जी, हैवी एयर फिजिक्स बोलते हैं, जो जब इसको बोलते हैं हाई स्पीड फिजिक्स, ठीक है जी, हाई स्पीड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोला जाता है, डिके स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड हाई स्पीड स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता है मोस्टली हमारी टर्मिनोलॉजी। ठीक है जी, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट्स, जैसे आपका न्यूक्लियस है वो हमें ऐसा दिखता है, इस लेवल्स की वो हम बनाते हैं, जैसे मेरा न्यूक्लियस स्ट्रक्चर का काम है, तो मैं ऐसे लेवल्स की स्टडी करता हूँ, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, वहां से डाटा निकल के डाटा जो आता है उसको स्टडी करते हैं, उसमें 1 साल या 2 साल लग जाते हैं ऐसी लेवल्स की बनाने के लिए, बिकॉज इट इज लिटिल बिट टफ वर्क, बिकॉज हमने स्पिन भी निकालनी है, पैरिटी भी निकालनी है, एनर्जी को भी डिस्कस करना है, वो इसको बनाने में और इसको डिस्कस करने में काफी सारा टाइम निकल जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1 or 2 year एट लीस्ट। ठीक है जी। सो रोटेशनल स्टेट्स बिल्ट ओवर द ग्राउंड और नियर द ग्राउंड स्टेट्स, तो ये देखिए मेरा ये वाली जो ग्राउंड स्टेट नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन द 11 हाफ नेगेटिव स्टेट, एंड ये H11 हाफ ऑर्बिटल के ऊपर बैठा होगा, नॉट डोंट गो इनटू बट दैट मच डिटेल, मोस्टली ये H11 हाफ ऑर्बिटल पे बैठा हुआ है। So an odd nucleus in iodine 117, ये iodine 117 की लेवल स्कीम है बेटा, ग्राउंड स्टेट जो है इसकी 5.2 पॉजिटिव है, ये आपका इवन इवन न्यूक्लियस नहीं है, ये ऑड न्यूक्लियस होगा मोस्टली, ये ऑड न्यूक्लियस है, इसलिए इसकी वजह से 0+ की ग्राउंड स्टेट नहीं होगी। ठीक है जी, इवन ए न्यूक्लियस है, ये मोस्टली जर्कोनियम होगा, जेड लिखा हुआ है 48 एंड 82, ये जर्कोनियम है बेटा, इसको ये वाले लेवल्स की इसकी देखिए एक्साइटेशन बना रखी है बेटा, डिपेंडिंग ऑन कि आपके इसको स्टडी किया गया है, इसकी जो लोअर एक्साइटेड स्टेट से पता चल जाता है, प्रोलेट डिफॉर्मेशन है यहाँ तक, प्रोलेट प्लस ऑब्लेट कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे जैसे न्यूक्लियस की स्पिन बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जो शेप भी चेंज होती है, तो डिपेंडिंग ऑन दी हाई स्पिन स्टेट्स कितनी ज्यादा एक्साइटेशन रहती है उसके पास उसकी शेप भी प्रोलेट या ऑब्लेट मल्टी पार्टिकल कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है, कोई शेप को एक्जिस्टेंस भी हो सकता है कि दोनों शेप एक ही न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, पहले न्यूक्लियस प्रोलेट है उसके बाद ऑब्लेट की शेप भी आ सकती है, तो ऐसी काफी सारी टर्मिनोलॉजी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो डोंट गो इनटू मच ऑफ द डिटेल्स, जितना लिटरेचर अवेलेबल है उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये वाला रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि I+1 वाला रूल जो है वो रोटेशनल न्यूक्लियाई जो स्फेरॉइडल न्यूक्लियाई में देखा जाता है, अप्रॉक्सीमेट रिलेशन है, वैलिड होता है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली इसमें आगे देखेंगे कि ऐसा रिलेशन इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ता है, एज सच इसको इम्प्लीमेंट नहीं होता, इसके इससे डेविएशन भी आपको देखने के लिए मिलती है। So rotational energy ratios E1 divided by E2 in the E1 nuclei as a function of A, where E1 is equal to 4, 6, 8, 10 and 11. So you can say E4 divided by E2, मतलब 4th level की एनर्जी divided by 2nd level की एनर्जी, 6th level की divided by E2 कर दिया, 8th level की एनर्जी divided by 2nd level की एनर्जी, तो वहां से हमें काफी कुछ पता चल जाता है कि आपका न्यूक्लियस जो है वो रिजिड बॉडी है या फिर आपकी सॉफ्ट बॉडी है या फिर वो लिक्विड रॉक की तरह उसकी आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस उस पर ज्यादा एक्ट कर रही है, सॉफ्ट हो गया या हार्ड स्फीयर है, तो वहां से हमें पता चल जाता है, यहाँ से पता चलता है कि आपके पास जो अगर वैल्यूज कांस्टेंट आ रही है तो रिजिड बॉडी है कि नहीं है, तो आपकी कौन सी रिलेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा स्पिटराइज हो रहा है, डाटा कांस्टेंट आ रहा है, वहां से हमें पता चल जाता है कि उसकी स्पिटरी कैसी है या वो कैसा बिहेव कर रहा है, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी कैसी चल रही है। In the 1970s, a large number of such measurements were made where Stockholm and subsequently from other places, including the study in details of the weak transitions at the top of the ground state rotational bands. So many scientists worked on all this stuff because 1950s and 70s में ये काफी ज़्यादा famous work था, hot topic था, जिसके रिगार्डिंग इन्होंने काम किया था, nuclear structure was at the peak time at those days. तो सच स्टडीज रिक्वायर्ड कोइंसिडेंस स्पेक्ट्रम, तो ऐसी स्टडीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोइंसिडेंस स्पेक्ट्रम चाहिए, जिसको हम गामा गामा कोरिलेशन का नाम भी देते हैं, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होती है बेटा, एक्साइटेशन फंक्शंस होते हैं, कोइंसिडेंस स्पेक्ट्रम हमें चाहिए होता है, मोस्टली 2D 3D एंड 4D स्पेक्ट्रम हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं।
So in this manner, it was possible to assign uniquely by each observed line in the definite transition involving angular momentum states. मतलब हमें अब कोइंसिडेंट स्पेक्ट्रा से या उसकी पोलराइजेशन या स्पिन स्टडी से हम इसको वैल्यू को असाइन कर सकते थे कि हम कौन से लेवल की कितनी स्पिन है, कितनी एनर्जी है, या उसकी पैरिटी कौन सी है, अप टू एज हाई एज आई इज टू 22 एच क्रॉस। तो एंगुलर मोमेंटम जो है 22 एच क्रॉस तक हम वहां पे लेके जा सकते थे। ये क्वांटम मैकेनिक्स है बेटा, इसमें एंगुलर मोमेंटम के एच क्रॉस के साथ ही लिखा जाएगा। इसको हम एच क्रॉस इसको तो यहाँ पे ऐसे इंक्लूड नहीं किया हुआ है, लेकिन 22 एच क्रॉस है। These measurements involve heavy ion projectile। इसको HI मतलब heavy ion होता है बेटा, X and Y मतलब यहाँ से आपके पास जैसे 1p 1n हो गया, मतलब एक न्यूट्रॉन कितने पार्टिकल इमिट हो गए, 1 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन इमिट हो गए, तो दिस इज कॉल्ड XY चैनल। So any by Coulomb excitation by alpha particle। तो काफी सारे एक्सपेरिमेंट से हेवियर फ्यूजन वेपोरेशन रिएक्शन कर लीजिए या Coulomb excitation से आप ऐसे न्यूक्लियस को पॉपुलेट कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर मोस्टली जो हम स्टडी करते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, उनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, उसको इन बीम इन इतनी रिएक्शन ही हम स्टडी करते हैं, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनते हैं, उसके बाद वो डिके कर जाते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम जो गामा इमिट होती है, जो गामा रेज इमिट होती है, हमें पता चल जाता है कि ये इस न्यूक्लियस की गामा रेज है, वहां से हम उसकी लेवल स्कीम बना सकते हैं जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है। ठीक है, जो स्टेबल न्यूक्लियस है वो तो हमें ऑलरेडी पता होते हैं, लेकिन अनस्टेबल न्यूक्लियस की स्टडी से हमें काफी चीज पता चलती है। प्रोटॉन ट्रिपलाइन कैसी है, न्यूट्रॉन ट्रिपलाइन कैसी है, कोई न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, आइसोमेरिक स्टेट्स है कि नहीं है, उसमें कौन कौन सी स्टेट पॉपुलेट हो रही है, कौन सा फिनोमेना उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, दिस इज इंटरप्ले ऑफ न्यूक्लियस। So recently, even A and odd A nuclei have been studied for quadrupole deformation, quadrupole excitation from the ground state using heavy as up to the excitation energies higher than 10 MeV। तो 10 MeV काफी excitation high हो जाती है, because 8 MeV पे आपका जो न्यूट्रॉन एमिशन स्टार्ट हो जाता है उसके ऊपर। ठीक है, बिकॉज न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी 8 MeV होती है। So figure shows that the odd A nucleus iodine 117 produced by the phosphorus 31 is a beam, and zirconium 90 is a target here, and helium जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से इमिट हो रहा है, एंड फाइनल जो प्रोडक्ट है दैट इज आयोडीन 117 ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे बोलते हैं बेटा, यूजिंग 150 MeV लेबोरेटरी फ्रेम एनर्जी है बेटा 150 MeV 31 फास्फोरस का बीम एंड 82 zirconium प्रोड्यूस्ड बाय, जो कि दो चल ये दो न्यूक्लियस की डिस्कशन है फिगर में, एक है आयोडीन 117, दूसरा है जिरकोनियम 82। ठीक है जी, रिएक्शन चैनल्स यहाँ पे दे रखे हैं। लार्ज नंबर ऑफ सच कलेक्टिव एक्साइटेशंस आर बीइंग स्टडीड यूजिंग टैंडम एक्सीलरेटर। टैंडम एक्सीलरेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सीलरेटर होते हैं बेटा, दिल्ली में अवेलेबल है, न्यू दिल्ली में, जिसको बोलते हैं इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर IUSC न्यू दिल्ली, एक TFR में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है, दिल्ली में 50 यूनिट पैलेट्रॉन है। इस 50 यूनिट वाला यूनिट डुअल होता है, इसकी पर्टिकुलर एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी आप पार्टिकल को दे सकते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना चार्ज होता है पार्टिकल के ऊपर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 15 UD एंड 14 UD पैलेट्रॉन्स आर अवेलेबल इन इंडिया, एज वेल एज हमारे पास एक साइक्लोट्रॉन भी अवेलेबल है इन दी VECC वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, वो कोलकाता में है। हमारे पास काफी सारे लो एनर्जी एंड हाई एनर्जी एक्सीलरेटर अवेलेबल है इंडिया में इस काम के लिए। तो न्यूक्लियर फिजिक्स काफी ज्यादा पॉपुलराइज है इंडिया में, काफी सारे लोग इस पे काम करते हैं। So angular momenta of greater than or equal to 30 H cross and 20 H cross have been added to the ground state in these cases। मतलब आयोडीन 117 में 30 H cross and 20 H cross के रिगार्डिंग 30 H cross के रिगार्डिंग इसको इसकी एक्साइटेड स्टेट्स पॉपुलराइज की गई थी, पॉपुलेट किया गया था, एंड उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन को स्टडी किया गया। तो जिरकोनियम के 20 H क्रॉस के रिगार्डिंग एक्साइटेशन अवेलेबल थी, हुई थी, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उनके लेवल स्टडी किए गए। So as such, in these figures, the nucleus 82 zirconium goes through rotational states as the shape of the nucleus changes from prolate to prolate oblate। जैसे मैंने बताया कि zirconium के केस में आपकी जो शेप है वो ट्रांजिट करती है from the prolate to prolate and oblate, मतलब आपकी जो सिमेट्री है वो चेंज कर रही है यहाँ पे, सॉरी, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अगर आपकी जो शेप है, जैसे आपका एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, एकदम से गामा की एनर्जी चेंज हो जाती है, पहले 406 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है 633 है, उसके बाद एकदम से गामा चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, तो आपके एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो है वो वेरी करने स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे एकदम से गामा की एनर्जी बिल्कुल बढ़ गई, तो आपके पास प्रोलेट एंड अपग्रेड कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गई। तो ऐसे आपको पता चल जाता है चीजों का।
ठीक है जी। सो सम ऑफ दीज न्यूक्लियाई, गैडोलिनियम है, यूटर्बियम है, हैप्टियम है। हैप्टियम में काफी सारी नॉर्मल डिफॉल्ट बैंड्स देखे गए हैं बेटा। टंगस्टन है, सुपर डिफॉर्मेशन भी कई न्यूक्लियस में देखी जा चुकी है। न्यूट्रिशन में काफी ज्यादा है। आर नोन टू बी स्फेरॉइडल व्हिच गिव्स राइज टू देयर परमानेंट क्वाड्रुपोल मूवमेंट्स, मतलब बिकॉज़ ये 180 160 से लेके 180 मास नेचर के न्यूक्लियस है, इसमें आपके पास स्टैटिक परमानेंट क्वाड्रुपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगी। एंड इसमें आपके पास नॉर्मल डिफाउंड एंड सुपर डिफाउंड बैंड भी देखे जाएंगे। सुपर डिफाउंड डिफॉर्मेशन भी देखी जाएगी। इसमें आपकी जो सिमेट्री एक्सिस है एंड जो आपके पास मेजर एंड माइनर एक्सिस है, मेजर एंड माइनर एक्सिस होती है आपके पास एलिप्स में, उसमें आपकी रेशियो रहेगी 2:1 एंड 3:1 की रेशियो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। उसमें होता है नॉर्मल डिफॉर्म 2:1 एंड जो सुपर डिफॉर्म्ड है उसमें 3:1 की रेशियो रहती है एक्सिस में। So in such cases, for even nuclei with ground states have zero total angular momentum. Even nucleus में 0 plus ground state रहेगी, because both protons are found to pair up and give rise to zero spin. And the angular momentum of the excited state due to rotation for such nuclei may be understood if we realize that classically rotational angular momentum of the core, इसको हम क्या लिखते हैं, tau into omega। ये tau है बेटा, ये आई नहीं है, इसको tau के साथ लिखा जाता है angular momentum sorry moment of inertia of the core। तो r इज इक्वल टू tau into omega, जिसको हम I के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। r को मोस्टली कोर के साथ रिलेट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया हुआ, ये वाला आर्टिकल हमने लास्ट टाइम लेक्चर में कवर किया था बेटा। इसको वहां से आप देख सकते हैं, E इक्वल टू I into I+1 डिवाइडेड बाय 2 tau into h क्रॉस स्क्वायर। ये वाला मैंने रिलेशन आपको ये ड्राइव भी वहां पे किया था, आप इसको चेक कर सकते हैं बेटा। So movement of inertia used in these figures, these equations correspond to rotation around an axis that is perpendicular to the symmetry axis। तो मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में डिस्कस किया था, जो movement of inertia है जो it is with respect to axis of rotation which is perpendicular to the symmetry axis, because हम यहाँ पे spheroidal nucleus की बात कर रहे हैं, प्रोलेट शेप की बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो प्लेट में आपके पास जो थर्ड एक्सिस होगी, जो बॉडी फिक्स फ्रेम की एक्सिस है, थर्ड एक्सिस सिमेट्री एक्सिस है, और जो आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड एक्सिस है वो परपेंडिकुलर रहेगी इसके। ठीक है बेटा। सो इक्वेशन 11.2, यहाँ पे 11.2 आपके पास दे रखी है। 11.2 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, 11.2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास कर्ल E by कर्ल tau जो इट इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर के रिगार्डिंग यहाँ पे दे रखा है, corresponding to rotation around an axis perpendicular to the symmetry axis, and equation 111 is based on this assumption। तो काफी सारा लिटरेचर दे रखा है, जितना जरूरत है उसका हम उतना लेंगे। तो मैंने ये चीज भी डिस्कस की हुई है कि हम निल्सन मॉडल में एन हार्मोनिक ऑसिलेटर लेके चलते हैं, बिकॉज़ डिफॉर्म डिफॉर्मेशन आ चुकी है एंड एक्स एंड वाई एक्सिस को इक्वली ट्रीट किया जाता है, इसलिए tau1 is equal to tau2 is equal to tau लिखा जाता है। एंड tau3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द थर्ड एक्सिस, उसको हम मोस्टली 0 मान के चलते हैं, बिकॉज़ उसमें सिमेट्री है। ठीक है जी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसको लिख के चल सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन वहां से लिया गया है, तो इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। We, however, can see from the figure that in general the experimental points don't obey equation 11.4। जो 11.4 figure equation है I into I+1, that is not the exact expression जो हमें experimental feature को satisfy कर सके। Sorry, the experimental points indicate that the moment of inertia increases with the increasing spin। तो हमें फिगर से पता लगता है, हमारे डाटा ट्रेंड से पता लगता है कि हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसे न्यूक्लियस रोटेट करता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पिन के साथ इंक्रीज करता है। जैसे जैसे उसकी हायर एक्साइटेड स्टेट आएगी वैसे वैसे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा। तो विच इज नॉट द फीचर ऑफ ए रिजिड रोटर। रिजिड रोटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है। एज ए मैटर ऑफ द फैक्ट दैट एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर फाउंड टू बी लोअर बाय अ फैक्टर ऑफ 2 to 10 देन द स्फेरिकल बॉडी वैल्यू। ठीक है, जो स्फेरिकल बॉडी है उसका रिजिड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है 2/5 m/r² है, वो फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका वेरी कर रहा है। This shows that in nuclear rotation the whole nucleus does not rotate like a classical rotor। तो हम यहाँ पे क्लासिकल रोटर की बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली क्वांटम रोटर, जिसमें आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी एक्ट कर रही है एंड आपके पास पेयर जो होते हैं, एक सॉरी भूल गया, पेयर कोरिलेशन जो होता है वो भी यहाँ पे एक्ट करेगा। So further in the case in the movement of inertia with spin shows that the internal behavior of the nucleus is affecting the motion movement of inertia। मतलब जो न्यूक्लियस का इंटरनल बिहेवियर है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्टर्ब करेगा यहाँ पे। एंड दिस इज नाउ एट्रिब्यूटेड टू द फैक्ट ऑफ
पेयरिंग ऑफ द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे के साथ पेयर बना के रहते हैं, ऐसे नहीं रहेंगे। उसमें आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी रहेगी, न्यूक्लियर पेयर ब्रेक भी करेंगे, पेयर ब्रेकिंग भी होगी एंड पेयर फॉर्मेशन भी होगी। सो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रोटेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपके पास वेरियस फिनोमेना आएंगे, पैराग्मेटिक भी आएगी, आपके पास पेयर ब्रेकिंग भी आएगी, लार्ज एंगुलर मोमेंटम अलाइनमेंट भी आएगी, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी ऑर्बिटल में न्यूक्लियस बैठा है एंड कितनी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है। So you can talk in terms of quantum rotator rather than classical rotator. तो इसके बाद हमारे पास एक आर्टिकल आ जाता है बेटा, दैट इज गिवन बाय VMI मॉडल, वेरिएबल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मॉडल के रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। छोटा इस टॉपिक है, इसको कर लेते हैं। वी नाउ डिस्कस द एक्सपेरिमेंट एम्पिरिकल रिजल्ट्स ऑफ द रोटेशन एनर्जी लेवल एज सिस्टमाइज्ड एंड इवैल्यूएटेड बाय वेरियस वर्क। तो काफी सारे लोगों ने इस पे काम किया था, मोस्टली वर्क किया गया था बोहर एंड बर्टेल्सन के द्वारा, जिन्होंने इस मॉडल को एक डिफरेंट डायरेक्शन में स्टार्ट किया था, जो कि एक्चुअल में देखा गया था कि इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, इसी एक्सपेरिमेंटल फीचर को एक्सप्लेन कर रहा है। तो काफी लोगों ने इसमें काम किया था। तो स्टार्टिंग पायनियर क्या था, कौन थे, 1930s में थीमर थे, who predicted the rotational spectra should follow equation 11.1 on the partial analysis of the excited states of यूरेनियम 238। तो स्टार्टिंग में यूरेनियम 238 से स्टार्टिंग हुई है। तो many authors like Neil Bohr and Frankel later worked on the basis of this model in 1939. However, it was the work of Bohr and Bertelsen and Jensen in 50s and 60s. These are 1960s and 1950s. which led to the present understanding of the model। तो जो हम मॉडल आजकल स्टडी करते हैं, उसको जो बेसिस दिया गया था, that was given by the Bohr, Bertelsen and Jensen। Later, they detailed analysis of very workers, very spectra like diamonds, staples, and others to the idea of spinning nucleus being stretched out under the influence centrifugal forces। So, so-called beta stretching model was given by these people। इसको बीटा स्ट्रेचिंग मॉडल भी बोलते हैं। एंड द एनर्जी ऑफ द रोटेशनल स्टेट्स इन द यूनिट ऑफ h क्रॉस स्क्वायर was expressed as given by this expression। तो एनर्जी है जो बीटा स्ट्रेचिंग मॉडल में आ रही है, उसके इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखा गया है rather than I into I+1, बिकॉज अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, बिकॉज आपका न्यूक्लियस जो है हाई फ्रीक्वेंसी पर रोटेट करेगा, उसकी वजह से आपके न्यूक्लियस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी आएगी, इसकी वजह से आपका न्यूक्लियस जो है स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेचिंग की फैक्टर को आपको टेक केयर करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सी पैरामीटर है, इसको हम स्टिफनेस कांस्टेंट बोलते हैं। स्टिफनेस पैरामीटर है मतलब जो न्यूक्लियस है वो कितना रिजिड रोटर की तरफ मूव कर रहा है। एंड जो आपके पास एक अदर पैरामीटर रहेगा जो बीटा पैरामीटर है, बीटा पैरामीटर है ये आपकी डिफॉर्मेशन को यहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो जो टाउ है, टाउ इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ बीटा। जो डिफॉर्मेशन है बीटा नॉट जो है आपकी स्टैटिक ग्राउंड स्टेट डिफॉर्मेशन होती है, बीटा नॉट जो स्टैटिक डिफॉर्मेशन है यहाँ पे। is the deviation from the ground state deformation parameters T C हमारा यहाँ पे stiffness parameter हो गया। equation represents the semi classical model of a stretchable liquid drop। तो liquid drop जो है stretch हो रही है या उसको shrink कर रही है। So at that time this was the equation that was given for this effect and therefore it was assumed that जो moment of inertia is proportional to beta square के regarding है, जिसको tau is proportional to vega square के regarding हमने पहले ही पढ़ा था। So the equation explained the rotational spectra of strongly deformed neutron Jefferson nuclei quite well। तो ये काफी इसी तरह से deformed nucleus को explain कर पा रहा था। So this expression was for runner to the variable movement of inertia model। तो इसके बाद variable movement of inertia model आया था तो of the rotational level proposed by Goldhaber, who rewrote this equation presupposes the action symmetry in a more general way। तो इसको हमने उसने क्या किया था, जनरलाइज कर दिया था corresponding to a parameter t को उसने रिलेट किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। एंड उसने क्या किया था, tau is equal to t raised to power n can be 1 2 and 3 and so on। t को उसने रिलेट किया था बीटा डिफॉर्मेशन के साथ फॉर द ग्राउंड स्टेट बैंड्स। एंड रेंज ऑफ उसने दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इसकी जो पिट्स वगैरह है उसमें रिड्यूस की थी। बिकॉज यहाँ पे देखिए जो टाउ है टी रेज़ टू पावर n है, अगर n इज इक्वल टू 1 मान के चले तो t जो पैरामीटर होगा वो टाउ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू टाउ। तो टाउ के रिगार्डिंग t इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टाउ हियर, इसीलिए बीटा को हमने यहाँ पे टाउ के साथ रिप्लेस कर दिया। c डिवाइडेड बाय 2 ऐसे रहेगा, बीटा को टाउ से रिप्लेस कर दीजिए
ऐसा आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन जब तब आएगी जब कर्ल ऑफ ई डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ टाउ इट इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। डिटरमिन्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉल्ड द वेरिएबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय मिनिमाइजिंग द एनर्जी। तो आप एनर्जी को मिनिमाइज करके उसे स्टेबल वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कौन सी स्टेट आपके पास यहाँ पे आएगी या नहीं आएगी। तो इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। इक्वेशन 11.9 and 11.10 represent the variable moment of inertia model. They have a real root for tau of I given angular momentum for a given value of tau naught and a stiffness constant c and were fitted to a large number of rotational bands. काफी ज्यादा न्यूक्लियस कैरियर को फिट किया गया था तो so that we can find the value of the stiffness parameter, deformation and other parameters. तो काफी सारे पैरामीटर को यहाँ पे बिकॉज सेमी क्लासिकल पैरामीटर है, सेमी क्लासिकल मॉडल है तो आपको यहाँ पे काफी सारे पैरामीटर आपको एज सच एक्सपेरिमेंटल डाटा से लेके चलने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो सिग्मा दे रखा है, सिग्मा यहाँ पे सॉफ्टनेस का प्रतीक है। सॉफ्टनेस बताएगा कि अगर आपकी सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्टिफनेस ज्यादा, सॉफ्टनेस ज्यादा हो जाएगी, मतलब जो न्यूक्लियस है वो लिक्विड ड्रॉप की तरह एक्ट करेगा। अगर स्टिफनेस कांस्टेंट सी ज्यादा हो गया तो मतलब क्या वो रिजिड प्रोटर की तरफ जाएगा। ठीक है जी। एसेंशियली जो R4 है रिप्रेजेंटिंग डेविएशन फ्रॉम द assumption of pure rotational spectra behavior of the nucleus physically sigma parameter is related to softness parameters from softness parameter भी बेटा बोल के चलते हैं। तो ये सारे के सारे पैरामीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज की बुक में दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, इसको जनरलाइज करके GMBI बना दिया गया था, जनरलाइज्ड वेरिएबल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मॉडल जो है, इसको वेरिएबल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मॉडल को जनरलाइज कर दिया था। तो जनरलाइज्ड VMI लिखा गया था। तो इसके रिगार्डिंग आर के गुप्ता के रिगार्डिंग इन्होंने काम किया हुआ है। आर के गुप्ता ने इसके ऊपर काफी काम किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने काफी assumption लगा के इसको जनरलाइज किया हुआ है। इसके बाद उन्होंने a more quantitative approach for the variation of moment of inertia with angular momentum because moment of inertia बढ़ रहा है with respect to spin, उसको स्प्लिट करने के लिए उन्होंने क्या किया, made by dividing the moment of inertia into two parts, kinematic and dynamic moment of inertia। kinematic क्या होता है tau by h cross square and जो dynamic moment of inertia है tau 1 and tau 2 के साथ लिखा जाता है। kinematic को हम tau 1 बोलते हैं और dynamic को हम टाउ 2 बोलते हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर बी है वह टाउ नॉट है, उसको हम फिट करने की कोशिश करते हैं। वेयर पैरामीटर ए एंड बी आर ड्राइव्ड फ्रॉम द एनर्जी एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बोर टेंसर फॉर ए well deformed nucleus and tau naught is equal to h cross square divided by AP regarding for the case of band moment of inertia. This formulation has been applied to the super deformed bands in the 190 mass region। 190 mass region में कौन कौन सा आ जाएगा, लेड के राउंड के जितने भी न्यूक्लियस है सारे के सारे इसमें आ जाने चाहिए। For 70 super deformed bands for which these spin can be predicted. So it is interesting how these सभी empirical approaches are useful in the range of collective models, कलेक्टिव मोशन। तो ये कलेक्टिव मोशन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि आपके पास जो न्यूक्लियस है उसको हम मान के चलते हैं कि वो स्फीरॉइडल है रादर देन स्फीयर। तो उसकी केस में हमारे पास जब वो रोटेट करेगा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी, वो कितनी ज्यादा स्पीड से जो न्यूक्लियस से घूम रहा है उसके साथ आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आएंगी, स्ट्रेचिंग इफेक्ट्स आएंगे। उसके बाद आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेमेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायनामिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरिएबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मॉडल, ऐसी मॉडल्स इवॉल्व हो गए। एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर सुपर डिफॉर्म्ड स्टेट है या सुपर डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है, 3:1 की रेशियो आ रही है एक्सिस के बीच में, तो आपके पास काफी ज्यादा एक्साइटेड शेयर्स अवेलेबल हो जाएगी। एक बिल्कुल ही डिफरेंट से बैंड दिखेगी आपको, हाई एक्साइटेड शेयर से जिनका ग्राउंड से बैंड के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। तो दीज आर कॉल्ड डिफरेंट सुपर डिफॉर्म्ड बैंड्स। ऐसी आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपकी काफी सारे डिफरेंट फिनोमेना आपको देखने के लिए मिलेंगे जब आपकी डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी। नॉट ओनली द नॉर्मल डिफॉर्म्ड बैंड जिसमें एक्सिस रेशियो 2:1 होती है, लेकिन सुपर डिफॉर्मेशन में आपको काफी सारे वेरियस फिनोमेना देखने के लिए मिले, मार्वलस फिनोमेना आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम बेटा स्टार्ट करेंगे हाई स्पेस स्टेट। तो आपके ग्रुप में बेटा मैं हंस की बुक शेयर कर दूंगा आज, प्लीज इसको एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताइए।